हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, जी हाँ दोस्तों, परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों आप चाहे क्लास 11 में हो, क्लास 12 में हो, चाहे आईटी जेईई नीट आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही बेस है, इसे आपको सीखना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को अभी नहीं सीखा तो आपको केमिस्ट्री के आने वाले चैप्टर जैसे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, रासायनिक आबंध एवं पूरे होल केमिस्ट्री में दोस्तों आपको कुछ चीजें समझने में प्रॉब्लम्स होगी। दोस्तों कई लोग इसे केवल रट्टा मान लेते हैं इस नियम को, लेकिन समझते नहीं है, जिससे वो क्लास 11 में तो परेशान रहते ही है केमिस्ट्री में, साथ ही साथ क्लास 12 में भी वो डिस्टर्ब रहते हैं केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक को लेकर। चिंता मत करिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को दोस्तों बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस वीडियो के आने वाले कुछ मिनटों में ये टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो दोस्तों सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम आपको बनाते हैं आपको टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों चलिए, क्यों कर रहे हैं हम इतना वेट, अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक एटॉमिक केमिस्ट्री यानी एटॉम यानी परमाणु के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। दोस्तों क्लास 9 में याद करिए हमने एटॉम के बारे में क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कोई भी परमाणु के मध्य में क्या होता है, उसका नाभिक होता है जिसमें धनात्मक आवेश होता है, एवं उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसमें घूमते हैं दोस्तों, कक्ष में घूमते हैं। और हमने उस कक्ष का दोस्तों नाम भी दिया था। जैसे हमने ये पहला कक्ष था तो हमने इसे के कक्ष नाम दिया था, दूसरे कक्ष को दोस्तों हमने एल दिया था नाम, एवं तीसरे को एम एवं तीसरे को एन नाम दिया था। के कक्ष का मतलब होता है पहला कक्ष, एल कक्ष का मतलब होता है दूसरा कक्ष, एम का तीसरा, इसी तरह एन का चौथा होता है, मतलब यानी चौथे कक्ष। ओके, ये हमने 9th में पढ़ा था। लेकिन 11th में इस टॉपिक के स्टार्टिंग में दोस्तों हमने कुछ और चीजें भी जानी। हमने ये जाना कि दोस्तों कक्ष में भी कक्ष पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने ये देखा कि कक्ष में भी कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों उपकक्ष कहा जाता है। और वो उपकक्ष कौन कौन से है दोस्तों, और वे उपकक्ष दोस्तों एस पी डी एफ, ये 4 उपकक्ष है। जैसे देखिए के पहले उपकक्ष में दोस्तों हमारा कौन सा उपकक्ष है, एस पाया गया। दूसरे में दोस्तों हमारा एस एवं पी पाया गया। तीसरे में दोस्तों हमारा एस पी डी पाया गया, एवं चौथे में एस पी डी एफ, ये चारों पाए गए। ये तो आपको याद हो जाएगा, पहले में दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी एवं चौथे में एस पी डी एफ, ये 4 हो गए। तो दोस्तों ये हमें पता चला कि कक्ष में भी जो कक्ष पाए जाते हैं वे उपकक्ष होते हैं एस पी डी एफ, और इनका दोस्तों नाम दे दिया गया। जैसे पहले कक्ष में जो है के बराबर 1 में जो एस पाया गया उसको 1s नाम दे दिया गया, दूसरे में जो पाया गया है उसको 2s नाम दे दिया गया, इसी तरह तीसरे में जो एस है उसको 3s, चौथे में जो एस है उसको 4s नाम दिया गया। इसी तरह पी डी एफ का भी नाम दे दिया गया। देखिए यहाँ पर पी क्या है, दूसरे कक्ष में है तो इसको 2p दे दिया गया नाम, इसके तीसरे में इसका 3p, इसको चौथे में तो इसको 4p दे दिया गया। इसी तरह डी को भी नाम दे दिया गया, ये 3d हो गया, ये 4d हो गया, और ये भी 4f हो गया। तो ये इस तरह के दोस्तों हमने सारे उपकक्षों को जो कक्ष में पाए गए उनको नाम दे दिया। और दोस्तों हमने ये सीखा इस चैप्टर में 11th में कि पहले उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे उपकक्ष में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एवं तीसरे उपकक्ष में दोस्तों हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एवं हमारे लास्ट वाले चौथे उपकक्ष में दोस्तों हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये हमने पढ़ा, यानी कि एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 10 एवं एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम प्रवेश करते हैं। ये हमने सीखा। लेकिन दोस्तों अभी भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर रुका नहीं वैज्ञानिकों का, उन्होंने खोज निकाल लिया कक्षक का। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पहले खोज निकाला कक्ष में जो पाए जाते हैं कक्ष, उन्हें उपकक्ष कहते हैं, और दोस्तों उपकक्ष में जो पाए जाते हैं उन्हें कक्षक कहते हैं। और ये कक्षक दोस्तों बॉक्स की तरह होते हैं। जैसे एस उपकक्ष है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसमें कक्ष कितने होंगे दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉन का आधा होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास तो इसमें कक्ष के होंगे दोस्तों, इसका आधा होगा, यानी कि 1 बॉक्स होगा। इसी तरह देखिए दोस्तों पी है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 6 का आधा, यानी कि इसमें 3 बॉक्स होगा। और दोस्तों इन्हीं बॉक्स को दोस्तों ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। इसी तरह आप निकाल सकते हो डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 10 का आधा 5, यानी इसमें दोस्तों हमारे 5 बॉक्स होंगे। और इसी तरह दोस्तों एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें बॉक्स कितने होंगे, कक्षक ऑर्बिटल कितने होंगे, 7 होंगे। तो ये चीजें यहाँ तक हमने इस चैप्टर में सीखी। तो दोस्तों इन्हीं अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे हम इस बॉक्स में प्रवेश करेंगे या समावेश करेंगे। तो इस समावेश कैसे करेंगे, ये जब प्रश्न आया तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है हुंड। उन्होंने दोस्तों एक नियम प्रतिपादित किया इलेक्ट्रॉनों के समावेश के लिए कक्षकों में, जो ये है बॉक्स, वो नियम है दोस्तों हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ये नियम क्या कहता है इसको समझते हैं, तभी हम दोस्तों सीख पाएंगे कि कैसे हम उपकक्ष में जो कक्षक है उसमें हम इलेक्ट्रॉन का समावेश करेंगे। तो ये नियम क्या है, आइए इसे पढ़ते हैं। हुंड के अधिकतम बहुलता के नियमानुसार किसी उपकक्ष में विभिन्न ऑर्बिटल यानी कक्षक में इलेक्ट्रॉन समावेश करते समय अयुग्मित, यानी अयुग्मित मतलब होता है बिना जुड़ा, यानी अकेले आप कह सकते हो जिसका कोई जुड़ा नहीं है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, समावेश करते समय अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। इनकी चक्रण की दिशा भी समान होती है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी प्रारंभ होता है जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का समावेश हो चुका होता है। इन इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा विपरीत होती है।
दोस्तों हुंड के इस नियम में जो भी कहा गया है उसको एक उदाहरण से समझते हैं जिससे आपको और अच्छी समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है 2p में 3 इलेक्ट्रॉन का समावेश कैसे होगा, तो इस नियम के अनुसार होगा। जैसे 2p है, p उपकक्षक है, तो p में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन अभी यहां पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन करना है समावेश, तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें कक्षक कितने होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, 6 का आधा, यानी 3 बॉक्स होंगे। तो 1 2 एवं 3 बॉक्स हमने बना लिए। अब इन 3 बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन का समावेश करना है। वो कैसे करेंगे, हुंड के नियमानुसार। हुंड क्या कहते हैं, किसी उपकक्ष में विभिन्न ऑर्बिटल, विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते समय या समावेश करते समय अयुग्मित यानी बिना रहना पसंद करते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉन को अकेले बॉक्स में भरना है, अयुग्मित रहना पसंद करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करते हैं जब भी समावेश आप करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन को शुरुआत में आपको अकेले भरना है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन को एक तीर की तरह दिखाया जाता है, इस तरह, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, चक्कर की ऊपर की तरफ है। तो पहले हम ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा रहेंगे उसे भरेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम जुड़ा नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया इस नियम में अयुग्मित यानी बिना जोड़े अकेले रहना पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षक में जब समावेश करेंगे भरेंगे। तो यहाँ पर एक भर दिया, अब यहाँ पर एक भर देंगे और यहाँ पर एक भर देंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन का समावेश हो गया हुंड के नियमानुसार। अब दोस्तों क्या होगा, अगर 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका समावेश कैसे होगा। पहले तो 3 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार ऐसे भर देना है जिनकी जो अयुग्मित होंगी यानी अकेले होंगे, और जिनकी दिशा क्या होगी दोस्तों, समान होगी, ऊपर की तरफ होगी। ओके, फिर उसके बाद हुंड के नियमानुसार आगे पढ़ेंगे इनके नियम में कि इनका युग्मन तभी प्रारंभ होगा, यानी इनका जोड़ा तभी बनेगा जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का समावेश हो चुका हो। यानी अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर बचे हैं तो उनका जोड़ा प्रारंभ कर देंगे। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए हैं, अब इनका हम जोड़ा प्रारंभ कर देंगे। अब इसको जोड़ के साथ लिखेंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, अब जोड़ा बनाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या ऊपर की तरफ होगी। आइए देखते हैं इस नियम में, इन इलेक्ट्रॉन की चक्कर की दिशा विपरीत होगी दोस्तों, यानी कि ये जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है अब क्या होगा, नीचे की तरफ जोड़ा करेंगे। तो आप देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ये हो गया हमारा दोस्तों 2p में 4 इलेक्ट्रॉन का समावेश हुंड के नियमानुसार। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं जिसे आपको और अच्छी समझ में आए। 4d में 8 इलेक्ट्रॉन का समावेश हुंड के नियमानुसार कहते हैं। तो पहले हुंड के नियमानुसार हम क्या करेंगे, पहले कक्षक बना लेते हैं। जैसे d क्या है, हमारा उपकक्षक है, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमें पता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का आधी संख्या में होंगे कक्षक, यानी कि 5 होंगे बॉक्स यानी ऑर्बिटल। ये 1 2 ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, हमारा ये हो गया 5। तो ये हमने बना लिए 5 कक्षक d को। पहले तो हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन को हम अकेले समावेश करेंगे, यानी उसका कोई जुड़ा नहीं रहेगा, वो अयुग्मित होगा। पहले इलेक्ट्रॉन को अकेले भरेंगे, यानी पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, 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 और सभी की दिशा दोस्तों क्या है, ऊपर की तरफ समान है। ओके, अब दोस्तों हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमें भरने कितने, और 3 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे सभी ऑर्बिटलों में। लेकिन उसकी दिशा क्या होगी दोस्तों, हुंड के नियमानुसार विपरीत होगी। तो विपरीत यानी नीचे की तरफ 1 2 3। अब हमारे दोस्तों क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन भरा चुके हैं। तो यानी 4d में 8 इलेक्ट्रॉन का समावेश बिल्कुल सही हो गया है हुंड के नियमानुसार। यानी हुंड का नियम दोस्तों क्या कहता है, तो किसी भी उपकक्ष में पहले हमें कक्षक बनाना है, फिर जितने इलेक्ट्रॉन का हमें कक्षक में समावेश करना है, हम क्या करेंगे, भरेंगे इलेक्ट्रॉन। सबकी दिशा क्या होगी दोस्तों, ऊपर की तरफ होगी, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बनाएंगे, पहले ऊपर की तरफ भरते जाएंगे। फिर उसके बाद भरने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनका हम जोड़ा बनाएंगे। वो भी उस जोड़े जो बनाएंगे उन इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, विपरीत होगी पहले वाले से। ओके, तो ये होता है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, जिसमें हमने ये सीखा किसी भी उपकक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं उसके कक्षक में जो उसमें पाए जाते हैं, तो हम कैसे उस इलेक्ट्रॉन का उस कक्षक में समावेश करेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपने सीख लिया होगा इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में समावेश करना या भरना। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर हमारे मेहनत के लिए, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।